अध्याय 5 ई बिजनेस एवं सेवाओं का वाह्यकरण। इस पार्ट में हम इंटरनेट बिजनेस के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं होती हैं तथा व्यापार को किन सेवाओं की आवश्यकता होती है इसको जानेंगे। इसके लिए पहले हम ई व्यवसाय को समझते हैं और इसकी अवधारणाओं से अपन इसको प्रारंभ करेंगे। पिछले दशक और इसके बाद व्यवसाय करने के तरीके में अनेक मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति कहा जाता है और उभरते का अर्थ है कि यह परिवर्तन अब बने रहने से है। व्यवसाय की यह नई पद्धति नया व्यवसाय नहीं वरन यहाँ तो व्यवसाय करने के नए तरीके हैं। आइए सबसे पहले हम ई व्यवसाय को समझते हैं। ई व्यवसाय को ऐसे उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ई व्यवसाय बनाम ई कॉमर्स। ई व्यवसाय ई कॉमर्स से अधिक विस्तृत एवं व्यापक शब्द होता है। ई व्यवसाय में ई कॉमर्स भी सम्मिलित है। ई कॉमर्स एक फर्म के अपने ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरनेट पर पारस्परिक संपर्क को सम्मिलित करता है। ई व्यवसाय न केवल ई कॉमर्स वरन व्यवसाय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचालित किए गए अन्य कार्य जैसे उत्पादन है, स्टॉक है, प्रबंध, उत्पाद विकास, लेखांकन एवं वित्त और मानव संसाधन को भी सम्मिलित करता है। अर्थ की दृष्टि से आज जबकि इंटरनेट का जमाना है, दुनिया का आधुनिक व्यापार धीरे धीरे इंटरनेट से जुड़ने लगा है। इससे व्यापार की नई धारणा प्रचलन में आई है जिसे हम ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहते हैं। आज हम इंटरनेट पर अपनी दुकान खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल का आदेश दे सकते हैं, माल की सुपुर्दगी ले सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। ई बिजनेस के अर्थ को जानने के पश्चात हम इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। पहला क्षेत्र जो है वो B2B कॉमर्स कहलाता है। B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारों को करने वाले दो पक्ष में व्यवसायी इकाइयाँ होती हैं, यानी कि विक्रेता भी व्यवसायी इकाई होती है और क्रेता भी व्यवसायी इकाई होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि दोनों फर्म में से एक उत्पादन करने वाली और दूसरी कच्चा माल सप्लाई करने वाली हो सकती है। मारुति उद्योग लिमिटेड कार बनाने के लिए पुर्जे जैसे टायर है, सीट है, दरवाजे आदि दूसरी कंपनी से लेने का कार्य करते हैं। इस पद्धति को अपन B2B कह सकते हैं। दूसरा ई बिजनेस का क्षेत्र देखा जाए वह B2C कॉमर्स के अंतर्गत आता है। बिजनेस टू कस्टमर्स, यानी कि एक पक्ष व्यवसाय का है और दूसरा ग्राहक का। इसके अंतर्गत एक पक्ष फर्म होती है और दूसरा ग्राहक होता है। ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसका आदेश दे सकता है, कुछ मदों को प्राप्त कर सकता है और भुगतान भी कर सकता है। दूसरी ओर फर्म किसी भी समय यह जान सकती है कि ग्राहक का संतुष्टि स्तर क्या है। आजकल कॉल सेंटर के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तीसरा क्षेत्र इंट्रा वी कॉमर्स। इंट्रा वी कॉमर्स में ऐसे व्यवसाय आते हैं जिसमें एक ही व्यवसाय के दोनों पक्ष जो किसी बड़े व्यवसाय के विभाग हो सकते हैं, यानी कि एक सी व्यावसायिक क्रियाओं में सम्मिलित हों
व एक दूसरे के पूरक या प्रतिपूरक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फर्म का विपणन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग से संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों की इच्छानुसार उत्पादन किया जा सके। अगला क्षेत्र है C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर, यानी ग्राहक से ग्राहक। C2C का अर्थ है जैसे हम क्यूकर को देख रहे हैं और कई ऐसे माध्यम हैं जिसमें एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देते हैं। क्यूकर वैसे इसका अच्छा उदाहरण है। पांचवा क्षेत्र है C2B, यानी ग्राहक से व्यवसाय। यह उपभोक्ताओं को शॉपिंग की स्वतंत्रता देता है। उपभोक्ता कॉल सेंटर पर टोल फ्री नंबर के द्वारा पूछताछ कर सकते हैं। छठवां क्षेत्र है C2E कॉमर्स। इसके अंदर कंपनी कर्मचारियों की भर्ती, इंटरव्यू, साक्षात्कार, चयन और प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकती है। क्षेत्र के बारे में बात हो जाने के पश्चात हम ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानेंगे। लाभ में सबसे पहला बिंदु हम विश्व स्तर पर पहुंच के बारे में जानते हैं। जो व्यवसायी ई बिजनेस से जुड़ जाते हैं उनका बाजार का विस्तार काफी व्यापक हो जाता है। नए नए ग्राहक संपर्क में आते हैं जिससे उनकी बिक्री में भी वृद्धि होती है और उनका स्तर विश्व स्तर का हो जाएगा। दूसरा लाभ है मध्यस्थ व्यापारियों का लुप्त होना। जैसे पारंपरिक व्यापार में हम देखते हैं कि किसी वस्तु के विक्रय के लिए मीडिएटर यानी मध्यस्थ जो व्यक्ति हैं वो अपना कमीशन जोड़कर वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। जैसे थोक और फुटकर व्यापारी जो बीच बीच में वस्तु की लागत या मूल्य में वृद्धि करते हैं वो ई बिजनेस में लुप्त हो जाते हैं। अधिकतर ग्राहक उत्पादकों से सीधे संपर्क स्थापित करने लगे हैं जिससे उपभोक्ता का मूल्य कम होता गया और माल अच्छी किस्म का प्राप्त हो जाता है। तीसरा लाभ है सरल वितरण प्रक्रिया। ई बिजनेस के अंतर्गत अनेक सेवाएं एवं सूचनाएं कंप्यूटर पर ही प्राप्त हो जाती हैं जिससे वितरण प्रक्रिया सरल हो गई है और लागत में कमी आती जा रही है। चौथा लाभ स्थापना लागत का कम होना। इसके अंतर्गत बड़े शोरूम या बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट से ही काम चल जाता है। पांचवा लाभ देखा जाए नए उत्पादकों को लाने में आसानी। इसके माध्यम से कोई भी नया उत्पाद बाजार में लाया जा सकता है। इंटरनेट पर इसे पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर उपभोक्ता को घर बैठे उत्पादकों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। छठवां एक लाभ का बिंदु देखा जाए तो वह समय की बचत भी है। घर बैठे उपभोक्ता को सामान आसानी से मिल जाता है, उन्हें बाजार नहीं घूमना पड़ता, जिससे उनका अनावश्यक रूप से व्यय होने वाला समय कम से कम लगता है। ई कॉमर्स के लिए आवश्यक संसाधन कौन से हैं, इसके बारे में अगर यदि चर्चा करें तो पहला संसाधन कंप्यूटर सिस्टम का होना अनिवार्य है। कंप्यूटर सिस्टम का होना ई कॉमर्स की पहली आवश्यकता है। कंप्यूटर के द्वारा ही इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है। दूसरा संसाधन इंटरनेट कनेक्शन का होना अनिवार्य है। इंटरनेट कनेक्शन लेना बहुत जरूरी है। आजकल यह घर बैठे ही बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। तीसरा संसाधन है वेब पेज का होना, यानी वेबसाइट बना लेना। ई कॉमर्स में वेब पेज का सर्वाधिक महत्व है। इससे होम पेज के नाम से ही भी जाना जाता है। जिस उत्पाद को इंटरनेट पर प्रदर्शित करना होता है उसे वेब पेज पर दर्शाते हैं। चौथा संसाधन ऑनलाइन व्यवहार। ऑनलाइन व्यवहार का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से माल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आदेश देना, सुपुर्दगी लेना, भुगतान करना आदि सम्मिलित है। इससे अंतर्गत वस्तु, सूचना और सेवाओं का क्रय विक्रय संभव होता है। ई व्यवसाय के प्रयोग में देखा जाए तो ई अधिप्राप्ति, ई बोली यानी ई नीलामी। तीसरा प्रयोग ई संचार या ई संवर्धन। चौथा ई सुपुर्दगी।
पांचवा, ई व्यापार। ई व्यवसाय की सीमाओं के बारे में ये हम चर्चा करेंगे। पहली सीमा जो है वह है अल्प मानवीय स्पर्श। इसके अंतर्गत पारस्परिक संपर्क की गर्माहट का अभाव होता है, यानी कि व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को स्पर्श करके छू कर नहीं देख सकते, न समझ सकते। वह केवल दृश्य सामग्री के रूप में ही वस्तु का क्रय करते हैं। दूसरा सीमा के बारे में चर्चा करते हैं, आदेश प्राप्ति और आदेश पूरा करने की गति के मध्य असमरूपता व सूचना में अंतर होता है। माउस क्लिक करने मात्र से ही प्रभावित हो जाती है, जब परंतु वस्तु भौतिक सुपुर्दी के समय में ले ही लेती है। सुपुर्दगी तक माल आता है जब व्यक्ति के पास, वहां तक वस्तु में और माल के ऑर्डर करने में काफी लंबा समय हो जाता है। तीसरी सीमा ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और असमर्थता की आवश्यकता, तकनीकी क्षमता और समर्थता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ई व्यवसाय को जुड़ना चाहते हैं, उनमें तकनीकी होना और तकनीकी सामर्थ्य होना जरूरी होती है, और उनका कंप्यूटर संचार में उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता होना आवश्यक होता है। तीसरी सीमा में पक्षों को अनामता और उन्हें ढूंढ पाने की असक्षमता के कारण जोखिम में वृद्धि पक्षों की पहचान करना मुश्किल है, अतः लेन देन जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। पांचवा जो दोष या कमी की वजह सीमा बात करेंगे, जन प्रतिरोध। नई तकनीक के साथ समायोजन की प्रक्रिया एवं कार्य करने के नए तरीके तनाव और असुरक्षा की भावना को भी पैदा करते हैं। आखिरी यदि दोष के बारे में कहें, नैतिक पतन। कंपनी अपने कर्मचारियों की कंप्यूटर फाइलों, ईमेल खातों आदि पर अनैतिक तरह से नजर रखती है। इस पाठ में पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय के अंतर को जानते हैं। चूंकि कई प्रकार के अंतर हैं, परंतु हम केवल 5 अंतरों को ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ते हैं, जिसमें पहला बिंदु हम निर्माण को लेंगे। पारंपरिक व्यापार में का निर्माण मुश्किल होता है, ई व्यवसाय का निर्माण अत्यंत सरल होता है। दूसरा अंतर का आधार है भौतिक उपस्थिति। पारंपरिक व्यापार में व्यवसाय, उपभोक्ता, ग्राहक, इनके बीच भौतिक उपस्थिति होती है, जबकि ई व्यवसाय में इसकी आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, परिचालन लागत। इसमें पारंपरिक व्यापार में परिचालन लागत उच्च लागत की होती है, जबकि ई व्यवसाय में जो लागत है व्यवसाय चलाने के लिए वह निम्न लागत के अंतर्गत होती है। चौथा पॉइंट, ग्राहकों से संपर्क। पारंपरिक व्यापार में ग्राहकों से संपर्क प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि ई व्यवसाय में अप्रत्यक्षता से। पांचवा, आंतरिक संचार की प्रकृति। पारंपरिक व्यापार में आंतरिक संचार लंबे स्तर पर होगा और ई व्यवसाय में तत्काल ही इसको किया जा सकता है। आगे ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यापार को जान लेने के पश्चात अब हम जो चर्चा करेंगे वह ई व्यवसाय के लेन देनों की सुरक्षा और बचाव के बारे में करेंगे। ई व्यवसाय का जोखिम है उसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं लेन देन जोखिम के बारे में। विक्रेता इस बात का मना कर सकता है ग्राहक ने उसे कभी आदेश प्रेषित किया था, वह ग्राहक यह मानकर कर सकता है कि उसे कभी विक्रेता को आदेश प्रेषित किया था, यानी लेन देन चूक हो सकती है। दूसरा जोखिम लेन देन के समय पे वस्तु की सुपुर्दगी गलत पते पर हो जाना या आदेश से अलग वस्तुओं की सुपुर्दगी होना सुपुर्दगी की चूक कहलाती है।
तीसरा, विक्रेता पूर्ति की गई वस्तु के लिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाया हो, जबकि ग्राहक का दावा हो कि उसे भुगतान कर दिया गया, तो यह भुगतान संबंधी चूक कहलाएगी। इन जोखिमों से बचने के लिए पंजीकरण के समय पहचान और पते की जांच द्वारा और आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए एक प्राधिकार प्राप्त कर बचा जा सकता है। सुप्रतिष्ठित खरीदारी स्थानों से ही खरीदारी करें। डाटा संग्रह एवं प्रसारण जोखिम। सूचना अगर गलत हाथों में चली जाए तो बहुत जोखिम हो सकता है। वायरस व हैकिंग से भी बहुत नुकसान हो सकता है। इससे बचाव के लिए एंटीवायरस क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करना चाहिए। अगली, बौद्धिक संपदा और निजता का पर खतरे का जोखिम। ऑनलाइन लेन देनों के दौरान डाटा अन्य लोगों को भी पहुंचाया जा सकते हैं, जो कि एक गलत इस्तेमाल पर नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनेट के भुगतान विधि से खरीदी वस्तु का भुगतान निम्न तरीके से हो सकता है। सुपुर्दगी के समय भुगतान COD कहलाता है और नेट बैंकिंग के द्वारा भी इसका भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किया जा सकता है। वस्तु की सुपुर्दगी से पहले विवरण लिया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम होना जरूरी है। साइबर क्राइम सेल, इन सारी सावधानियों को या इनको जानना अनिवार्य होता है। ई व्यवसाय के बाद हम सेवाओं के बाह्यकरण के बारे में चर्चा करेंगे। बाह्यकरण व्यवसाय में कैसे सहायक है, इसको जानते हैं। व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए अनेक क्रियाएं करना होती हैं, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्तीय प्रबंध, विज्ञापन, पत्र व्यवहार आदि। जब व्यवसाय का पैमाना छोटा था तो व्यवसायी ये सभी क्रियाएं करने के लिए संगठन के अंदर ही इंतजाम कर लेते थे, लेकिन व्यवसाय का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता गया तो यह काम करना काफी कठिन हो गया। अतः आज अनेक क्रियाओं को करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं के संगठन के बाहर से प्राप्त किए जाने लगी। इन सेवाओं को संगठन के बाहर से प्राप्त किए जाने लगा है। इसी को हम व्यवसाय का बाह्यकरण कहा जाता है, कहते हैं। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता के लिए हम निम्न बिंदुओं पर जान सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना। यदि कोई कंपनी सभी क्रियाओं को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करती है तो सेवाओं की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना होती रहती है। इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का बाहरीकरण आवश्यक होता है। दूसरी आवश्यकता के बिंदु को देखें। सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना। यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर ही उपलब्ध करती है तो उसे उनके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होगी, जिस पर भारी स्थायी विनियोग करना पड़ता है। अतः ऐसा न्याय संगत लगता है कि इन सेवाओं को कंपनी के बाहर से ही प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा, आवश्यकता के लिए जानने के लिए अगले अध्ययन करेंगे। व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता व्यवसाय को सुविधापूर्वक तरीके से चलाने के लिए होती है। व्यवसायी का ध्यान अनेक छोटी छोटी क्रियाओं से हटकर मुख्य क्रिया पर केंद्रित हो जाता है। बाह्यकरण सेवाओं के विषय क्षेत्र के बारे में जानें। आधुनिक सेवाओं के विषय क्षेत्र में हम पहला विषय क्षेत्र वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं का अभिप्राय ऐसी बाह्य सेवाओं से है जो किसी न किसी रूप से कंपनी की वित्त प्रबंधन में सहायता करती हैं। विज्ञापन सेवाएं। अधिक बिक्री के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। यदि किस काम के लिए किसी विज्ञापन एजेंसी की सहायता ले ली जाए तो कम लागत पर बढ़िया काम हो जाता है। तीसरा, पत्रवाहक सेवाएं। इन सेवाओं के द्वारा कंपनी उपभोक्ताओं को वस्तु
पत्र, पार्सल आदि भेजती है। चौथा, ग्राहक सहायता सेवाएं। ये कंपनियां ग्राहकों को घर पर माल की सुपुर्दगी, विक्रय के बाद सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रायः टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि के निर्माता इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं। बाह्य स्रोतीकरण के बारे में। बाह्य स्रोतीकरण में संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित है। सामान्यतः गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का ही बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण अबाध इकाई तथा अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है। बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करना। पहला बिंदु, इसमें कंपनी अपने मुख्य कार्य पर ध्यान लगा सकती है व बाकी कार्य बाह्य स्रोतीकरण कर सकती है बाकी कार्य के लिए। दूसरा, उत्कृष्टता की खोज। इसमें दोहरा फायदा है। एक, जो कार्य फर्म स्वयं करती है उस पर ध्यान लगाकर उत्कृष्टता हासिल करके व जिस कार्य का बाह्य स्रोतीकरण निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ फर्म को किया गया, वह भी कार्य उत्कृष्ट कोटि का होगा। तीसरा, आवश्यकता के बिंदु देखें। लागत में कमी। कार्य के बाह्य स्रोतीकरण से हर कार्य को उस फर्म को दिया गया जिसे विशिष्टीकरण उस कार्य में हासिल होता है, वह फर्म उस कार्य को बड़े पैमाने पर काफी फर्मों के लिए करती है, जिससे लागत में कमी व कम काम उत्कृष्ट किस्म का हो जाता है। चौथा, आवश्यकता के बिंदु है गठजोड़ द्वारा विकास। जब दूसरे से सेवाएं ग्रहण करेंगे तो उस क्षेत्र में पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी व कम लागत व उत्कृष्ट गुणवत्ता की सेवाओं का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, अतः व्यवसाय का इसका विकास हो जाता है। अगला आवश्यकता का बिंदु है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। वह देश जहां बाह्य स्रोतीकरण किया गया है उसमें उद्यमशीलता, रोजगार, निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है। इसके बाद बाह्य स्रोतीकरण के सरोकार में पहला बिंदु, सरोकार के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पहला बिंदु गोपनीयता। बाह्य स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है, जिससे पक्ष के हितों को हानि पहुंच सकती है। दूसरा, पारिश्रमिक खरीदारी। व्यावसायिक फर्म को बाह्य स्रोतीकरण करवाती है, अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती है व मेजबान देश की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करती है। तीसरा बिंदु, नैतिक सरोकार। दूसरे देशों में सख्त कानून न होने की वजह से बाल मजदूरी व लिंग के आधार पर कम मजदूरी देकर अपनी लागत कम करने की नैतिकता नहीं रखते। चौथा, गृह देशों में विरोध। कार्य बाहर सौंपने से गृह देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, जिससे गृह देश में विरोध पनप सकता है। अब हम बीपीओ के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां कि एक कंपनी अपने कुछ बिजनेस फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं और ये वो काम होते हैं जिन्हें कंपनी खुद से कर नहीं सकती या उसे करना नहीं चाहती। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे हम बीपीओ कहते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट आउटसोर्सिंग। अगला, अब हम केपीओ के बारे में जानते हैं। केपीओ का पूरा नाम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। इसका पूरा काम ज्ञान व उसी ज्ञान से जुड़ी सूचना को संभालना और उनकी सेवाओं को बांटना है। केपीओ में काम करने के लिए आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और आपकी शिक्षा भी अच्छे स्तर की होना जरूरी है।